नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के बारे में। डिटेल में समझते हैं कि हर एक हाउस स्कॉर्पियो असेंडेंट्स का क्या रिजल्ट्स देता है इनको। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट अगर है यानी कि फर्स्ट हाउस में इनके 8 नंबर की राशि आएगी। 8 नंबर की राशि फर्स्ट हाउस में आने का मतलब है कि इनका नेचर थोड़ा सीक्रेटिव होगा। ये यूजुअली अपने मन की बात हर किसी से शेयर ना करते हो, ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है ये ऊपर ऊपर से बहुत अपने आप को खुश दिखाते हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हों या कुछ भी अंदर उथल पुथल चल रही हो उनको, बट सामने पता नहीं चलेगा जब तक कि खुद से नहीं बताएंगे। ये 8 नंबर का एट्रीब्यूट है। अब क्योंकि 8 नंबर की राशि ट्रांसफॉर्मेशंस की भी होती है, तो इनकी लाइफ में यूजुअली देखा गया है कि हर 5 साल में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है। अगर आप इनको काफ़ी लंबे समय से जानते हैं और इनको देखेंगे कि हर 5 साल के डिफरेंस पे किस तरीके का बिहेवियर रहता है, ये ग्रेजुअली चेंज होगा, आपको शायद आइडिया ना लगे, बट आप रेट्रोस्पेक्ट में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, कैसे कैसे चेंज होते चले गए हैं। और कोई इनसे 5 साल पहले अगर मिला होगा और सीधे 5 साल बाद मिल रहा होगा तो उनको लगेगा ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है, ये तो वो है ही नहीं जिनसे हम मिले थे। तो इस तरीके का नेचर देखा जाता है इनके अंदर। चलिए अब इनके दूसरे भाव में आते हैं। दूसरे भाव में आएगी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। 9 नंबर की राशि अगर दूसरे भाव में आती है तो आपके परिवार से आपका लक जुड़ जाता है। जितना ज़्यादा आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी खाने पीने की आदतें, सेकंड हाउस से खाने पीने की आदतें जितनी बेहतर होंगी, उतना ज़्यादा आपका भाग्य बेटर होता जाएगा। वाणी है आपकी दूसरा भाव। अगर आप अपनी भाषा को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गाली वगैरह नहीं देते हैं, किसी को बहुत बुरा भला नहीं सुनाते हैं, तो आप अपने ही लिए अच्छा कर रहे हैं। इसमें आप किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं कि उसने कुछ गड़बड़ की दिया, मैंने उसको गाली नहीं दी, मैंने बहुत भला कर दिया उसका। आप अपना खुद का भला कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे इंसान को कुछ भी उसने किया हो और बुरी तरीके से जवाब देते हैं या बोलते हैं कुछ भी ऊट पटांग उनको, तो वो आपके ही भाग्य को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो असेंडेंट्स को, कि वो किसी से भी बात करते हैं तो अपनी लैंग्वेज पे काबू रखें। और देखेंगे आप ये कि जो लोग आपके लाइफ में होंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले, और अगर उनकी भाषा खराब है तो अपनी किस्मत का रोना रोते रहते होंगे, नहीं अच्छा कर पाते होंगे। वो किसी न किसी कारणवश कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी। रीज़न कुछ भी बने, लेकिन समस्याएं रहेंगी उनके जीवन में। लगेगा कि किस्मत साथ ही नहीं देती है उनका बिल्कुल भी। तो ये था दोस्तों 9 नंबर की राशि अगर दूसरे भाव में आ रही है स्कॉर्पियो असेंडेंट्स की। और अब तीसरे भाव में आते हैं। तीसरे भाव में आएगी 10 नंबर की राशि इनके लिए। 10 नंबर की राशि मतलब मकर राशि, कैप्रिकॉन। तो 10 नंबर की राशि जहाँ पर भी आती है वहाँ आपको उस भाव के एट्रीब्यूट्स को लेके घुटने टेकने पड़ते हैं। घुटने टेकने से मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप अपने मन की कर पाएँ ज़रूरी नहीं है, सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा वहाँ पर। और वहाँ पर अगर आप अड़े रहेंगे तो वो हाउस आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, बिकॉज आप बात ही नहीं मान रहे हैं जो राशि आपसे करवाना चाह रही है वहाँ के। तो तीसरा हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का। शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए प्लानिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार में हो सकता है प्लान एग्जीक्यूट कर ही ना पाएँ आप, और आप अपने भाई बहनों के सामने आपको घुटने टेकने पड़े। अब घुटने टेकने पड़ने से मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज़ के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। घुटने टेकने से मतलब ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है उनको उनके भले के लिए किसी चीज़ के लिए समझा रहे हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है, एंड मजबूरी में फिर आपको हार के उनकी बात माननी पड़ती है। ठीक है भाई, तुम करो जो करना है, मैंने अपने ओर से काफ़ी समझाने। उस सिचुएशन में जब आप पढ़ते हैं तो उसको भी घुटने टेकना, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए उसके बारे में, आपको गिव अप करना पड़ा अपने भाई बहनों के सामने। तो ये कैप्रिकॉन राशि जब आती है, और कैप्रिकॉन राशि क्योंकि शनि द्वारा रूल होती है, तो इस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में आप पाएंगे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का है। आपके अगर ऑनलाइन बिजनेस है, कोई फ्रेंचाइज बिजनेस है, उसको भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वैसा कोई बिजनेस है आपका, तो आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप अपने काम को किसी और से कंपेयर करके मत चलिएगा कि अरे वो इंसान तो बड़े आराम से ऑनलाइन बिजनेस अपना चला रहा है, मैं भी वैसे ही चला लूँगा या चला लूँगी। आप वैसे नहीं चला पाएंगे, आपको दुगनी या तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो वो आराम वाला दिमाग से एकदम निकाल दीजिए अगर तीसरे भाव से रिलेटेड कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो आप अगर मीडिया इंडस्ट्री में हैं जहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए अब इनके चौथे भाव में आते हैं। चौथे भाव में आएगी इनकी 11 नंबर की राशि यानी कि एक्वेरियस राशि। 11 नंबर की राशि गेंस की होती है, ग्रीड की होती है, आपके डिज़ायर्स की होती है, आपके दोस्तों की, रिलेटिव्स की होती है, आपके बड़े भाई या बहन की होती है। तो जब 11 नंबर की राशि आपके चौथे भाव में आती है, तो आपके गेंस ज़्यादा बेहतर हों उसके लिए आपको अपनी मदर
का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि 4th हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज़्यादा आप उनकी सेवा करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने इनकम में वृद्धि देखेंगे ज़िंदगी में। 4th हाउस लग्जरी एंड कंफर्ट का भी है। तो जो आप लग्जरी या कंफर्ट एक्वायर करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है। कई बार लोगों को ये बोला जाता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। आपके केस में आप जितने ज़्यादा पैर फैलाएंगे चादर आपकी बड़ी होती जाएगी, मतलब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। बट हाँ, ओवरबोर्ड नहीं चले जाना है इसमें। ये नहीं कि आज की डेट में आपकी 100 रुपये की इनकम है तो आप 500 रुपये का खर्चा कर दे रहे हैं अपने लग्जरी और कंफर्ट में। हाँ, 100 से आप 125 का कर सकते हैं, या 100 में 100 पूरा कर दीजिए, तो आपका इनकम का जरिया बढ़ेगा उससे। अब ये दूसरे प्लैनेट्स, अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है 4th हाउस पे, तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए काम ना करे। तो सिर्फ इतनी सी बात सुन के आप खर्चा अपना बढ़ा मत लीजिएगा। किसी न किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जो भी आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर हैं, या मुझसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कंसल्ट करने के बाद ही इस तरीके के स्टेप उठाइएगा। ये अभी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको बस आँख बंद करके फॉलो करना शुरू नहीं कर देना है। पता चला आप गाली खा रहे हैं अपने घर वालों से कि पैसा जितना है उससे ज़्यादा खर्चा कर दे रहा है इंसान, और कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, और आप आगे जाके परेशानी का आपको सामना करना पड़े। तो थोड़ा संभल के चलिए, ऐसे आइसोलेशन में चीज़ों को मत देख के करिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल वे में आगे बढ़िए। चलिए अब 5th हाउस में आते हैं। 5th हाउस में आएगी इनके 12 नंबर की राशि, यानी कि मीन राशि। मीन राशि जहाँ भी आती है वहाँ आपका खर्चा ज़्यादा होता है, और उस हाउस में डिसिप्लिन आपको लाना होता है। आपको फोकस करना चाहिए उस हाउस पे कि कैसे डिसिप्लिन लाया जाए। तो 5th हाउस आपके रोमांटिक अफेयर्स का भी है, आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी हॉबीज़ का है, आपकी मेंटल पीस का है, थॉट्स का है। तो जब तक आप अपनी थॉट प्रोसेस में, अपने पढ़ने के तरीके में डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके शायद कुछ मित्र हों ऐसे जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते हों और अच्छा कर लेते हों, बट वो चीज़ आपके साथ नहीं चलेगी। आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ेगा एक डिसिप्लिन वे में, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। दूसरे की देखा देखी, उसका शेड्यूल फॉलो करने से आपका काम नहीं बनेगा। आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को भी अगर आपको बेहतर रखना है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो वहाँ डिसिप्लिन से क्या मतलब है? डिसिप्लिन से ही मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के साथ कमिटेड हैं, उन्हीं के साथ रहिए, यानी कि आप दुनिया में फ्लर्ट करते हुए घूम रहे हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ऐसी सूरत में आपका रोमांटिक रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। हो सकता है किसी और का टिक रहा हो या चल रहा हो, तो ऐसे इंसान से आप इंस्पायर मत होइएगा, आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी वो चीज़। और जब आप इन सब चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो आपके दिमाग की शांति भी आपके पास नहीं होगी। तो बहुत संभल के चलिए। और आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप अपने रोमांटिक पार्टनर के ऊपर काफ़ी खर्चा करते हो। आपको पढ़ाई का इतना शौक हो कि हाँ, अलग अलग तरीके के कोर्सेज, आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है आपने जो की होगी, एक एजुकेशन होती है बेसिक, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा भी आप अलग अलग तरीके के कोर्सेज करने में पैसे खर्च करते हो, या आपको रीडिंग की आदत हो तो डिफरेंट तरीके की बुक्स खरीदने में पैसे खर्च करते हो। ये पॉसिबल है। अब आते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में आएगी मेष राशि, एरीज। ये राशि रूल होती है मंगल के द्वारा, और 6th हाउस है आपके जॉब का, कर्म का बेसिकली। तो एनर्जी तो आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी यहाँ पर कर्म करने में, लेकिन ये हाउस आपके रोगों का भी है, डिजीजेस का है, एनिमीज का है। तो आपकी एनर्जी उनके साथ भी जा सकती है। तो ऐसे लोगों का पॉसिबिलिटी है कि इनके वर्क प्लेस पे दुश्मन बन जाते हैं वो लोग। अब ऊपर ऊपर से हो सकता है बड़े अच्छे बन के रहते हो, बट अंदर ही अंदर किसी न किसी बात की ईर्ष्या आपके प्रति इनके अंदर हो, ऐसा बहुत पॉसिबल है। और आप थोड़ा डिग करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ, ऐसा ही है। और आपको अपने आप में हो सकता है ऐसा लगता हो कि मैं तो बड़े ही सौम्य स्वभाव का इंसान हूँ, लेकिन आपके कलीग्स आपको उस तरीके से ना देखते हो, उनको आपका बड़ा फियर्स नेचर लगता हो, क्योंकि 1 नंबर की राशि मंगल द्वारा रूल होती है, और वो एक आर्मी का जनरल है। तो हमेशा वो फाइटिंग स्पिरिट आपकी अपने वर्क प्लेस पे रहेगी। आपका सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, उसके लिए आपको एक अपनी एनर्जी का थोड़ा पोर्शन दूसरों की सेवा के माध्यम से भी व्यय करना चाहिए। नहीं तो एक सर्टेन एनर्जी आपकी अपने पॉजिटिव कामों में यूटिलाइज होगी, बाकी की जो एक्सेस एनर्जी है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही जाएगी। उससे बेहतर है कि किसी पॉजिटिव काम में जाए। तो किसी भी आप
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में या ओल्ड एज होम या एनिमल शेल्टर कहीं पर भी जाके अपना सेवादान कर सकते हैं। चलिए अब 7वें हाउस में आते हैं। 7th हाउस है आपके पार्टनरशिप का, और यहाँ आ रही है टॉरस राशि, वृषभ राशि, जो कि रूल होती है वीनस के द्वारा। तो जब 2 नंबर की राशि यहाँ आती है तो आपको अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत चूजी होते हैं। आपकी 50 क्राइटेरिया होंगे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जिसकी वजह से शादी में दिक्कत आती हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है। आप एक अलग लेवल का रिफाइनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर में, भले ही आप में हो या ना हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर के अंदर चाहिए। और सारी क्वालिटीज़ एक ही इंसान के अंदर आ जाएं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फैक्शन भी देता है। और क्योंकि ये हाउस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की जो चॉइसेस हों रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो। वो क्या पहनते हैं, वो कैसे बात करते हैं, क्या खाते हैं, बहुत पर्टिकुलर हो उस चीज़ को लेके, ये पॉसिबिलिटी है। आपकी शादी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हो, ये भी हो सकता है कि बहुत धूमधाम से एकदम शोशाबाजी वाली शादी हुई हो, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 2 नंबर राशि एक तो वीनस के द्वारा रूल होती है, तो ऑलरेडी ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दिख कैसी रही हैं चीज़ें। और 2 नंबर की राशि आपके रिसोर्सेज को, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ को भी दर्शाती है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और शादी के बाद आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन बढ़े, रिसोर्सेज बढ़े आपकी लाइफ में, ये भी बहुत देखा गया है। तो ये सारे ही एट्रीब्यूट्स आपको 2 नंबर की राशि जब 7वें हाउस में आती है तो ही मिलते हैं। चलिए अब 8th हाउस में आते हैं। 8th हाउस में 3 नंबर की राशि आएगी इनके लिए। तो 3 नंबर की राशि यानी कि जेमिनाई राशि, मिथुन राशि है। ये ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करती है, सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जब ये राशि आपके 8वें भाव में आती है, 8वां भाव एस्ट्रोलॉजी का है, ऑकल्ट साइंसेस का है, तो ऐसा व्यक्ति अगर एडवाइस के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा भी रहा है, तो ये देखेंगे आपकी किसी एक के पास नहीं टिकेंगे, ये मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स से जाके कंसल्टेशन लेंगे, क्योंकि एक जगह से इनको समझ ही नहीं आएगा। ये हो सकता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के काम में हो, तो मैन्युफैक्चर भी अगर ये करते होंगे तो कोई एक तरीके का प्रोडक्ट नहीं करते होंगे मैन्युफैक्चर, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में होंगे। बाकी 8th हाउस पेन, सफरिंग और सडन इवेंट्स का भी है, तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल हो, वो हो सकता है लोगों को उतना समझ नहीं आती हो। जब बोलते हो थोड़ा ऐसा बोलते हो कि जैसे पता नहीं कितने परेशान हैं हर समय, तो अगले आदमी को लगता होगा कि भाई हमेशा ही परेशान रहते हो क्या। वो थोड़ा बिलीवेबल नहीं होता लोगों के लिए कि हमेशा कैसे कोई परेशान। हालांकि कुछ लोग होते हैं बेचारे, होते हैं परेशान हमेशा ही, बट आपकी वाणी में भी अगर वही चीज़ झलकेगी हमेशा, तो लोगों को लगेगा यार ये तो हमेशा ही डिप्रेसिंग सी बातें करता है, करती है, तो लोग आपसे कटे कटे से रहेंगे। तो इवन दो आप परेशान हैं, बट कोशिश करिए कॉन्शियसली कि आप हमेशा नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि 3 नंबर की राशि यहाँ आने से ये पॉसिबिलिटी देती है। अब 8th हाउस सीक्रेसी का भी है, तो ये लोग हो सकता है कुछ बोलें किसी चीज़ के बारे में, कम्युनिकेट करें, तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन करें सामने वाले को। जो नहीं रिक्वायर्ड है वो हो सकता है रोक ले इन्फॉर्मेशन अपने पास। तो इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में निकलवा पाना इतना आसान काम नहीं होगा, आपको डिग करना पड़ेगा। अगर आप स्कॉर्पियन असेंडेंट से बात कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ जाननी है, तो आप पाएंगे वो कम्युनिकेशन के दौरान पूरी चीज़ें क्लियरली अपनी तरफ से सीधे सीधे नहीं बताएंगे। आपको थोड़ा डेप्थ में जाके डिग करना होगा, क्योंकि 8th हाउस डेप्थ का भी है, कितनी गहराई में जाके आप सोच सकते हैं। तो वो इतना आसानी से आपको रिवील नहीं करेंगे चीज़ें, आपको खोदना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए अब आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में इनके आएगी कर्क राशि, यानी कि कैंसर साइन। तो 4 नंबर की राशि रूल होती है चंद्रमा के द्वारा, और वो जुपिटर के हाउस में, यानी कि 9th हाउस में अगर आ रही, नेचुरल हाउस जुपिटर का है वहाँ आ रही है, तो ये अच्छा प्लेसमेंट माना गया है कर्क राशि का, बिकॉज जुपिटर और मून मिलके गजकेसरी योग बनाते हैं।
तो मून यहाँ होने से होता क्या है कि इनका मन काफ़ी ज़्यादा, मून यहाँ होने से मेरा मतलब है कि कैंसर साइन यहाँ होने से होता क्या है कि ये अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा मन लगता है, ट्रेडिशंस में, फैमिली के रिचुअल्स में। अपने फादर के साथ इनको बड़ा अच्छा लगता होगा, इनका मन लगता होगा, इनके गुरुओं के साथ इनको समय व्यतीत करना बड़ा अच्छा लगता होगा, या लंबे डिस्टेंस के ट्रैवल करने भी इनको पसंद होंगे काफ़ी। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। 4 नंबर की राशि मदर को भी रिप्रेजेंट करती है और लग्जरी कंफर्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, और वो आ रही है 9वें भाव में। तो ये जितना ज़्यादा ध्यान अपनी माँ का रखेंगे, इनका भाग्य उतना बेहतर होगा। या ये जितने ज़्यादा रिलीजियस होंगे, इनकी मदर की तबीयत और फैमिली ट्रेडिशन जितना अच्छे से फॉलो करेंगे, मदर की तबीयत उतनी बेहतर रहेगी। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदर की तबीयत अच्छी रहे और आपके जीवन में लग्जरी और कंफर्ट बना रहे। काफ़ी लोगों को हो सकता है सिर्फ मदर की तबीयत उतना मोटिवेट ना करे फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करने में, बट लग्जरी और कंफर्ट तो बहुतों को करेगा। तो उसके लिए भी आपको फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं, अपने फादर को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, इर्रेस्पेक्टिव आपके क्या रिलेशनशिप हैं। सभी के अच्छे हों ज़रूरी नहीं है, अगर अच्छे नहीं भी हैं तो भी आपको इज़्ज़त देनी है अपने फादर को, अपने गुरु की इज़्ज़त करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। जितना आप वो करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपको लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, प्रॉपर्टी मिलती रहेगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं वो, तो इन सब चीज़ों की स्कैर्सिटी भी आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। बहुत मुश्किल लगेगी आपको कि कैसे घर बना लूँ, कैसे गाड़ी ले लूँ, उन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कत आएगी। चलिए अब आते हैं आपके 10वें हाउस में। 10वें हाउस में आती है लियो राशि, यानी कि सिंह राशि, 5 नंबर की राशि। तो 5 नंबर की राशि जहाँ आती है वो एक तो सूर्य के द्वारा रूल होती है, तो आपका तरीका अपने वर्क प्लेस पे काम करने का एकदम राजा वाला रहेगा। अब राजा वाला रहेगा से मतलब क्या है कि आप लोगों की हेल्प बहुत करेंगे, लोग आपके इस नेचर का हो सकता है एडवांटेज भी उठाएं, और आपका एक अथॉरिटेटिव वे होगा काम करने का अपने ऑफिस में, कि आपके बॉस भी हो सकता है कई बार आपको, आपके साथ डिस्कस करते हो चीज़ें जो वो इम्प्लीमेंट करने वाले हो, भले ही बॉस वो हैं बट टीम में चलती आपकी ज़्यादा हो, ये पॉसिबिलिटी है। 5 नंबर राशि जहाँ आती है वहाँ यूजुअली हमारा नेचर ये होता है कि हम शो ऑफ करते हैं, और अगर नहीं है तो करना चाहिए आपको, क्योंकि वो अच्छा है आपके लिए। तो आप अपने प्रोफेशन के बारे में खूब गुणगान गाइए, जितना गाना है आपके लिए वो प्रोफेशनली उतना बेटर होगा, आप उतना अच्छा करेंगे। लोगों को हो सकता लग सकता है कि क्या अपने बारे में, अपने काम के बारे में ही बात करता रहता है इंसान, इतना क्या। कुछ लोगों को दिखावा लगेगा, कुछ लोग खुश भी होंगे कि हाँ आप बता रहे हैं कि क्या क्या आप कर रहे हैं, बट आपको इर्रेस्पेक्टिव कि लोग क्या सोच रहे हैं, आपको अपने काम के बारे में बात करनी चाहिए, शो ऑफ करना चाहिए। जो भी आप अच्छा कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में बिल्कुल करना चाहिए, वो आपकी तरक्की में हेल्प करेगा आपकी। चलिए अब आते हैं 11वें नंबर के भाव में। यहाँ आएगी 6 नंबर की राशि, यानी कि वर्गो राशि। वर्गो राशि जहाँ आती है वहाँ आपका थोड़ा सा क्रिटिकल नेचर हो जाता है, आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने लगते हैं, एक परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड होता है आपका, जिसकी वजह से आप उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं। अब 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके दोस्तों का, आपके रिलेटिव्स को, आपकी इनकम को, आपके डिज़ायर्स को। तो आप अपने दोस्तों के प्रति काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं, मतलब आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, जो कि कई बार आपके अच्छे मित्रों को भी आपसे दूर ले जाएगा, बिकॉज ओवर क्रिटिसिज्म किसी को भी नहीं समझ में आता। आप जब तक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं तब तक ठीक है, कई लोगों को वो भी नहीं समझ में आता। अगर आप 24 घंटे सिर्फ क्रिटिसिज्म ही दे रहे हैं तो वो आपको अपनी आदत पे कंट्रोल रखना है। आप अपने डिज़ायर्स को लेके भी बड़े क्रिटिकल रहेंगे, मतलब क्रिटिसाइज़ करेंगे खुद के डिज़ायर्स को भी। हो सकता है कुछ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपने कुछ कर दिया, तो उसके बाद आप यही सोचते रहेंगे यार क्यों कर दिया मैंने, ऐसा आपका नेचर हो सकता है। या आपका डिज़ायर इतने ज़्यादा, कोई भी चीज़ लेने का है तो उसमें इतना ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने का रहेगा कि आप वो डिज़ायर पूरा ही ना कर पाएँ, उतनी परफेक्ट चीज़ आपको मिल ही ना पाए, उसकी वजह से आपके डिज़ायर्स अधूरे रह सकते हैं। तो ये ओवर क्रिटिकल होना, किसी भी चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ करना, इतना ज़्यादा बारीकी में घुस जाना कई बार आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सर्टेन एस्पेक्ट्स में बेहतर भी होती हैं ये चीज़ें, बट जब आप ओवरबोर्ड चले जाते हैं इस आदत को लेकर अपनी, तो आसपास वाले लोग बड़े परेशान होने लगते हैं और आपके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस आउट होती हैं। चलिए अब आते हैं
12वें भाव में, यहाँ 7 नंबर यानी कि लिब्रा राशि आएगी। लिब्रा राशि होती है चॉइस की, एक बैलेंस बना के चलने की, पार्टनरशिप की। तो 7 नंबर की राशि अगर 12वें हाउस में हो रही है, 12वां हाउस है आपके फॉरेन सेटलमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, आपकी नींद का, स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, जेल का, हॉस्पिटलाइजेशन का। तो जब 7 नंबर की राशि आपके 12वें हाउस में आती है, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि 7 नंबर की राशि आपके पार्टनर को भी दर्शाती है। तो हो सकता है आपका पार्टनर किसी फॉरेन लैंड से कनेक्शन रखता हो या डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आता हो, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मल्टीपल चीज़ों में चॉइस करने में डिफिकल्टी आती हो, तो आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हर चीज़ में थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते हो, ये ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप हर चीज़ को डिसाइड करने से पहले दोनों साइड के प्रोज एंड कॉन्स को ज़रूर दिमाग में रखते हैं, बट आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व प्रोज एंड कॉन्स में हो जाते हैं कि जब डिसीजन लेने की बारी होती है तो आप वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं। आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि फाइनल डिसीजन लेने में। और आप जितना मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे, उतना आपको दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक ही रहेगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा इशू वाली चीज़ नहीं, क्योंकि वीनस द्वारा रूल होती है 7 नंबर की राशि और वीनस 12वें भाव में एग्जॉल्टेड होता है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं कुछ भी। तो ये था दोस्तों स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में कि हर एक हाउस स्कॉर्पियो असेंडेंट का क्या रिजल्ट देता है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए सिर्फ देख के आगे मत बढ़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आगे कुछ भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं जब भी शेयर करूँ, जो कि मैं वीकली वीडियोज़ में करता रहता हूँ, जो लंबे वीडियोज़ होते हैं, वो आप तक इमीडिएटली पहुँचे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।